हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे श्री राज आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर और मेरी डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। तो आइए आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आर्टिकल है जिस पे हम बात करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी। तो हुआ क्या है कि भारत में जो डेटा है अब वो बेसिकली बेस ईयर उसमें चेंज होने वाला है। और बेस ईयर क्योंकि हम 2011-12 यूज कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था ना कि 2011-12 और अब चल रहा है 2026, 2025 अभी खत्म हुआ है, तो बहुत ज्यादा एक्चुअली गैप आ गया है। तो हमें रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो पता नहीं लग पाती है। इसलिए हम यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर की बात करेंगे। ठीक है, एक स्कीम के बारे में जानेंगे, दैट इज रोड टैप स्कीम। ठीक है, प्रहार पॉलिसी क्या है, आतंकवाद से संबंधित है। ठीक है, प्रहार पॉलिसी क्या है इसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑन एनसीईआरटी, तो फाइनली एनसीईआरटी ने जो भी विवादित चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 8th क्लास की एनसीईआरटी में जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वाला चैप्टर था उसको फाइनली हटा दिया है। इस पर लेखक अपने विचार प्रकट करता है, आइए इसके बारे में भी जानेंगे। और भारत में जो बुलडोजर पॉलिसी है, ठीक है, बुलडोजर जो पॉलिसी है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यूपी में क्या होता है, बुलडोजर बाबा बड़े फेमस हैं। तो होता क्या है कि मान लो किसी ने कोई अपराध किया है, अगले दिन उसका घर गिरा दिया जाता है। तो इस बात पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठे हुए हैं, स्पेशली कि यह क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है, क्या दंड देने का अधिकार न्यायपालिका का है या प्रशासन का है। इसके बीच जो है एडिटोरियल फंसा हुआ है, या इन मुद्दों पर लेखक एडिटोरियल की बात करता है। ठीक है, तो इन 5 एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि इंडिया जो है अब अपना बेस ईयर 2022 और 23 बनाकर फाइनली अपने जीडीपी के जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करेगा। ठीक है, आफ्टर मोर देन अ डिकेड ऑफ क्वेश्चन एंड डिबेट, इंडिया सेट फाइनली टू गेट एन अपडेटेड gauge of its GDP with the Ministry of Static and Program Implementation to set unveil a new data सीरीज है ना। तो स्पेशली अब क्या होगा, 2022-2023 को हम बनाएंगे अब अपना बेस ईयर, और इस बेस ईयर के आधार पर अपनी जीडीपी निकालेंगे। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें जानना है, दैट इज जीडीपी। जीडीपी होती क्या है, सवाल तो यही है। तो जीडीपी का मतलब ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए कि जो फाइनल वैल्यू जो है, फाइनल वैल्यू जो है गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, जीडीपी नॉर्मली दो टाइप की होती है, एक रियल जीडीपी होती है, ठीक है, और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। एक अनाउंसमेंट मैं और कर देता हूं आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट टाइम से अब जो भी क्लास होगी उस क्लास के साथ आपको यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अब। ठीक है, एक तो मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेंस के हिसाब से, और प्रीलिम्स के हिसाब से प्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे समय के साथ। ठीक है, तो इस क्लास के बाद जो भी क्लास होगी उस क्लास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं जरूर आपको दूंगा। ठीक है, इस चीज की पहल को इस क्लास में अब हम शामिल करने वाले हैं। ठीक है, रियल जीडीपी की अगर हम बात करें, जैसे नॉमिनल जीडीपी की हम बात करें, तो जो करंट ईयर चल रहा है हमारा, ठीक है, करंट ईयर की जो जीडीपी होती है, जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज होती है, इसमें इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर लिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। अब आती है बात रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी किस पे निकलता है, बेस ईयर पर, बेस ईयर पर। अब आप कहेंगे सर ये बेस ईयर, ये आधार वर्ष क्या है। बेस ईयर का मतलब एक वो ईयर होता है या वो वर्ष होता है जो कि जहां पर गुड्स के दाम, गुड्स
और सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के जो दाम है उसमें उतार चढ़ाव जो है, उतार चढ़ाव जो है, ठीक है, वो बहुत मिनिमम देखने को मिल रहा होता है, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं हम बेस ईयर। तो जब भी जीडीपी का डेटा किसी बेस ईयर पे निकाला जाए, ठीक है, किस पे, बेस ईयर पे निकाला जाए, ठीक है, रियल जीडीपी में, मतलब इसमें हम इन्फ्लेशन को यानी कि मुद्रास्फीति को इंक्लूड नहीं करते हैं, और डेटा जो है वो किस पे होता है, बेस ईयर पे होता है। मान लो कि अगर आज 2026 चल रहा है और बेस ईयर 2011-12 है, तो आप ये समझिए कि एक्चुअल जो जीडीपी है वो हमें पता लगेगी रियल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से हमेशा ज्यादा रहेगी। ये कब हो सकता है, जब भारत में या किसी भी देश में मंदी हो। नॉमिनल जीडीपी, ज्यादातर नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि हम इसमें इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा मंदी हो जाए और करंट प्राइस जो उस वक्त मान लो किसी चीज का दाम 100 रुपए रहा होगा, वो घटकर मान ली 50 रुपए हो गया उस टाइम पे, तो रियल जीडीपी आगे निकल जाएगी। तो दोनों केस मैंने यहां पर बता दिए। अब ये रियल जीडीपी में मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ी कि हमें अपना बेस ईयर चेंज करना है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटलाइज्ड जो अर्थव्यवस्था है वो चेंज हो रही है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चल रहा है, मतलब चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं। तो ऐसे में जो बेस ईयर है वो 2011-12 और 26 लगभग अगर आप देखोगे तो 14 साल का अंतर आ रहा है, 13-14 साल का अंतर आ रहा है। तो 13-14 साल में हमें एक्चुअल डेटा निकालने में बड़ी समस्या होती है। तो भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, 2017 से जीएसटी लागू हुआ, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो हमारे फॉर्मलाइजेशन है या जॉब का फॉर्मलाइजेशन वो बढ़ रहा है समय के साथ। तो ऐसे में जो रियल डेटा है उस डेटा को निकालने के लिए हमें कोई नियर बाई कंपेयर करने के लिए एक्चुअल डेटा जो है अभी वर्तमान में, तो 22-23 अगर हम करेंगे और उसके बाद हम 25-26 करेंगे तो बहुत ही कम गैप है, तो रियल आंकड़े जो है वो पता लगेंगे। नए डेटा का स्रोत का उपयोग जीएसटी, कॉर्पोरेट फाइलिंग, एमसीए 21, श्रम बल सर्वेक्षण और उद्यम सर्वेक्षण। तो अधिक सटीक वास्तविक यानी कि बेहतर डिफ्लेटर मूल्य सूचकांक का उपयोग, मतलब एग्जैक्ट मूल्य पता लगता है जीडीपी डिफ्लेटर से। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। उत्पादन और व्यय विधि के बीच जो है अंतर ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वरना 2011-12 के हिसाब से तो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर की, इट मींस अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। मतलब जैसे नॉर्मली जीडीपी को अगर आप देखोगे तो अमेरिका की जो जीडीपी है, यहां पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है, या कोई भी एमएनसी कंपनी जो यहां पर काम कर रही है, ये भारत की नॉर्मली जीडीपी में काउंट होगा। और इन्फोसिस अमेरिका में काम कर रही है तो अमेरिका की जीडीपी में की बात करेगा। लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो एक्चुअल डेटा बताता है, इन्फ्लेशन को भी बताता है, एक्चुअल डेटा भी बताता है, किस चीज का, जो भी जीडीपी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका एक्चुअल डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में बताता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो इन्फ्लेशन, कोई प्रोडक्ट का क्या वैल्यू हुआ है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है, वो सब बहुत अच्छे तरीके से आपको कौन बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। तो इस की टर्म को भी याद रखिएगा, जो कि यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए अगला जो है यहां पर जानते हैं रोड टैप स्कीम के बारे में, ठीक है, रोड टैप स्कीम, ठीक है जी। अब रोड टैप जो स्कीम है ना, आधार वर्ष की बदलने की क्या जरूरत है, ये बेसिक सारी चीजें मैंने आपको बता दी। रोड टैप स्कीम में हुआ क्या था, एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम चला करती थी। कौन सी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम चला करती थी, ठीक है। इस स्कीम को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया गया, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का बेसिक उद्देश्य क्या है कि कोई भी देश किसी भी टाइप की ऐसी कोई बेसिकली स्कीम नहीं चलाएगा जिससे विश्व व्यापार में कोई भी विषमता आए। एमईआईएस वो पैदा कर रही थी, तो डब्ल्यूटीओ में भारत उस केस को हार गया था।
कि भारत यहाँ पर सब्सिडी दे रहा है लोगों को जो एक्सपोर्ट करते हैं, इससे कॉम्पिटिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, है ना। और जो विदेशी प्रोडक्ट है तो उनसे वहाँ अगर ऐसे सस्ता प्रोडक्ट जाएगा तो उनकी मार्केट खतरे में आ जाएगी। तो ये सब मैटर चल रहा था। तो फिर इन्होंने इसको हटा के रोड टैप स्कीम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था 2021 में। क्या 2021 में, ठीक है। अब 2021 में जब ये स्कीम आई थी, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था कि भाई हम आपको नॉन रिफंडेबल कर, जो भी शुल्क या जो लेवी है उसको वापस करेंगे, ताकि निर्यात पर छिपा हुआ बोझ जो है, जो बेसिकली हाइडेंस जो चार्ज लगते हैं, हिडन चार्जेस लगते हैं, उससे आप बच जाओ। ऐसा नहीं है कि रिफंड में आपको पैसा मिलेगा, ये स्क्रैप पॉलिसी है। मतलब मान लो कि आप कस्टम ड्यूटी दे रहे हो तो आपके पास जो भी अमाउंट बचा हुआ है वो कस्टम ड्यूटी से आप घटवा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में आपको खैर बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां पर एक इमेज है, वो देखिए पहले एक बार। अगर आपने ये इमेज देख लिया हो, ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था 31 मार्च 2026 को, सॉरी, एंडेड टिल 31 मार्च 2026, और इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में। 2021 में इसको स्कीम किया गया, स्टार्ट किया गया था। द स्कीम न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज एम्बेडेड इन द एक्सपोर्ट गुड। हु इज एलिजिबल? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ई कॉमर्स एक्सपोर्टर, है ना। नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस, स्टेट टैक्स, स्टेट जो लगाता है, मंडी टैक्स, है ना। और ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट थ्रो कस्टम यूज ओनली थ्रो द कस्टम ड्यूटी। मतलब कोई भी प्रकार का आपका टैक्स लग रहा है, जैसे जैसे आप लगा लो कि राज्य स्तर पर जो लेवी है वो लग रही है, कोई भी आपका मान लो बिजली कर लग रहा है, बिजली शुल्क लग रहा है, मान लो मंडी टैक्स लग रहा है, और बहुत सारे के अन्य टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करके उनको आपको जब कस्टम ड्यूटी आप पे करोगे, कोई भी चीज जब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें से घटा दिया जाता था। ये इंसेंटिवाइज होते थे यहां पर ये लोग, है ना। और इससे होता क्या था? इससे फायदा ये था कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो निर्यात वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता था। हमारे प्रोडक्ट जब बाहर जाते थे तो वो थोड़े कॉम्पिटिटिव हो जाते थे, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ ने हमारी एमईआई स्कीम बंद करा दी, तो हमने रोड टैप स्कीम जो है वो चला दी। कौन कौन इसमें एलिजिबल है, किस किस को पैसा, कौन कौन सा पैसा वापस मिलेगा, ये मैंने यहां पर बता दिया। फिर भी मैं एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं कि यहां पर कौन कौन से कवरेज जो है, किस किस का है कवरेज, ठीक है। कवरेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्राथमिक श्रम प्रधान क्षेत्र या प्रधान क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक प्रधान या श्रम प्रधान क्षेत्र जो है इसमें आएगा, जिसमें वस्त्र, कृषि, चमड़ा, जिसमें वस्त्र आएगा, कृषि आएगा और चमड़ा आ जाएगा। वस्त्र, कृषि और चमड़ा, ठीक है। इसमें री एक्सपोर्ट की वस्तुएं पात्र नहीं है। याद रखना, कोई भी आपने बुलाया और आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया और उसको आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके में ये जो है ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। याद रहेगा, कभी कभी प्रीलिम्स में यही पॉइंट उठा के बोलेगा क्या ये री एक्सपोर्ट्स पर लगता है। कौन कौन सी यूनिट है जिसके लिए पात्र है? यूनिट कौन सी है भाई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है इसलिए गया था ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। तो कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दूसरा जो हो गया वो हो गया मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, ठीक है, यानी कि व्यापारी, है ना। इसके बाद ई कॉमर्स निर्यात, ई कॉमर्स निर्यात, ये सारी की सारी इकाइयां पात्र हैं, जो कि मैंने यहां पर भी आपको इस इमेज के थ्रू दिखा रखा है। मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स आर अलाउड अंडर दिस स्कीम, जो कि जिनको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। याद रखिएगा, कोई भी कैश कुछ नहीं मिलेगा। कस्टम ड्यूटी के टाइम पर जो बचा हुआ पैसा है वो क्या कर सकते हो आप? वापस कर सकते हो। ये है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा
ये जो छिपे हुए निर्यातकों के जो छिपे हुए बोझ हैं, छोटे छोटे जो टैक्सेस लगते हैं, उसकी कमी आ जाएगी। भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा मिलेगी। MEIS का ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, तो WTO में चैलेंज नहीं होगा। इसके बाद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। या WTO में चैलेंज नहीं होगा, इस पॉइंट की जगह ये लिख लेना कि WTO के नियमों को ये अनुरूप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लिख लेना, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सीक रिस्टोरेशन ऑफ रोड टैप। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैव एक्सप्रेस्ड apprehension that export will be hit and with reduction of remission road tap scheme rate, है ना। अब ये देखो, अब अगर कहीं भी जाए मामला, अगर जाए भी तो जाए क्यों? क्योंकि अब देखो WTO का जो संस्थान, WTO संस्थान है, उसमें 9 ऐसी बेसिकली जजेस की एक बॉडी होती है जो भी कोई भी जुडिशियल मैटर होता है उस पर सुनवाई करती है। वो तो पूरे तरीके से पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई है, और हालांकि ये WTO के नियमों के अनुरूप है। ठीक है, बट हाँ, चाइना, USA जैसे कंट्री हमें लगातार इसमें घसीटते रहते हैं। जैसे USA ने हमें एक बार सोलर पैनल के केस में घसीटा था, एक केस में MEIS के केस में घसीटा था। तब हमने ऑल्टरनेटिव इसका क्या लेके आए थे? रोड टैप स्कीम लेके आए थे 2021 में। ठीक है, चलो अब अगला आर्टिकल। इन प्रहार, देखो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ना, आप इसको इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ सकते हो। बहुत दिनों के बाद एक आर्टिकल आया है जो कि GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो। इस आर्टिकल में देखोगे तो जो परिहार है, लाइज इंडियाज कंसोलिडेट स्ट्रेटजी फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। अच्छा, तो हुआ क्या है कि रिसेंट में आतंकवादी रोधी समग्र रणनीति जो है वो बनाई गई है ना। और उसका नाम क्या लिया गया? प्रहार जो है, प्रहार इसका जो है नाम, परिहार कह रहा था मैं, प्रहार इसका नाम रखा गया है। इसके तहत जैसे इंडिया की पॉलिसी टेररिज्म को लेके क्या है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और भारत जो है वो अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है इन सब कंट्रीज के साथ जो कि टेररिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं। स्पेशली पाकिस्तान वो नेशन है जहां से टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, जहां से जो टेररिज्म है वो एक्सपोर्ट होता है। और हमारी जो सीमाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फेंसिंग और ये सब कुछ, ऐसा बहुत कम है, कम जगह पर है तो सही, बट बहुत कम जगह पर है। तो ऐसे में आतंकवाद, जैसे पुलवामा की घटना हो, चाहे उसके बाद दूसरी अभी रिसेंट में जो मोदी जी का नाम लेके और जो कुछ स्पेशली हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, ठीक है, कश्मीर में, वो घटना हो। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट हमेशा क्या करते हैं, आतंकवाद, जैसे आतंकवाद में अगर आप देखोगे तो भारत कई बार कहता था USA से कि भाई रिकॉग्नाइज करो, आतंकवाद की डेफिनेशन बनाओ। तो जब तक आतंकवाद के बारे में ये माने ही नहीं, जब तक ओसामा बिन लादेन ने इनके जो टावर हैं वो नहीं उड़ा दिए थे, है ना, कई हजार लोगों की उसमें डेथ हुई थी। तो आप ये सोचिए कि ये कुछ इस तरीके से आतंकवाद जो है उसका मतलब ये धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर, है ना, जो है बेसिकली क्या करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। बट एज सच अभी तक आतंकवाद की कोई भी वर्ल्ड स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कोई भी लिखित या स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि हम इस व्यक्ति को आतंकवादी कहेंगे और इस व्यक्ति को आतंकवादी नहीं कहेंगे। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जहां आतंकवादी का स्थान होना चाहिए दोजक में, वहां उन्हें पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए, इसके रोकथाम के लिए हमने क्या किया है, कुछ पॉलिसीज चलाई हैं। जैसे सबसे पहली पॉलिसी है प्रहार। प्रहार पॉलिसी के 7 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ है? 7 स्तंभ है, बस ये याद रखिएगा। खुफिया आधारित रोकथाम, मतलब रियल टाइम इंटर एजेंसी समन्वय से आतंकियों, फंडिंग, स्लीपर सेल और प्रचार तंत्र को तोड़ना, है ना। मतलब इंटर एजेंसी समन्वय ऐसा है कि मान लो US से जो CIA है वो, और यहां से आपका इंडिया की जो रॉ है, ठीक है, उसके साथ एक जो है कोलैब हुआ और खुफिया जो जानकारी है रॉ के साथ शेयर करी। और इंटर एजेंसी समन्वय अंदर भी, आंतरिक रूप से भी अगर हम देखें तो बहुत अलग अलग जो है, जैसे CBI है, रॉ है, ठीक है, उसके अलावा नारकोटिक्स है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ अगर अंतर समन्वय होगा तो आतंकियों की फंडिंग, स्लीपर सेल, जैसे कि अक्षय कुमार की एक मूवी भी देखी होगी आपने, उस प्रचार तंत्र को तोड़ना, ये देखने को हमें मिलेगा। तो पहला ऑप्शन, पहला जो स्तंभ है वो ये है कि खुफिया आधारित रोकथाम। दूसरा, तेज और अनुपातिक कार्यवाही, ठीक है,
जैसे कि अगर आप देखोगे, ठीक है, स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में विशेष बलों का समर्थन, है ना, एकदम या तो अलग से बना दो, है ना, या विशेष बल जो सिर्फ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया, तो वहां पर इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? स्थानीय पुलिस मिलके ऑपरेशन करेंगे। तीसरा, क्षमता निर्माण, पुलिस आधुनिकरण। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पर कसाब आया, है ना, अब यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बंदूकबारी हुई, मुंबई में आपको पता आतंकवादी हमला हुआ। अब हमारे यहाँ पर उनके हाथ में AK-47 है, और हमारे हाथ में जो हथियार हैं वो बहुत पुराने हैं ना, क्योंकि हमने ट्रेनिंग में ही लास्ट चलाए थे, प्रशिक्षण होता नहीं था। तो हमने बेसिकली, आप ये समझो कि एक हवलदार थे, बड़े फेमस है ना, और उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया लोगों को बचाने के लिए, केवल और केवल हाथों से पकड़, मतलब जिंदा पकड़ा उन्होंने, और पता नहीं उनको 20 गोली लगी या 30 लगी, आई डोंट नो, बट सैल्यूट है उस व्यक्ति को जिसने ऐसा किया। हालांकि वो हमारे बीच में अभी नहीं है, पर उन्होंने केवल जिंदा जो है पकड़ने का श्रेय उनको दिया जाता है। तो कसाब को उन्होंने पकड़ा। लेकिन पुलिस का अगर आधुनिकरण होता, जैसे जो हथियार इनके पास हैं, स्पेशली आर्मी के पास, ऐसे टाइप के हथियार जो है पुलिस को देने चाहिए, है ना, पुलिस की ट्रेनिंग करानी चाहिए। बार बार जो बंदूकें हैं जो कभी चली थी आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, उनको बेसिकली बार बार ट्रेनिंग में यूज करना चाहिए। और इसके साथ साथ इनको प्रशिक्षण भी देना चाहिए, है ना, बढ़िया से आराम से जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा करवानी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर रेस्ट भी देना चाहिए। बहुत काम करते हैं बेचारे। अब देखो, होली का त्योहार आ रहा है ना, हम सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे होंगे, है ना, दिवाली का त्योहार आएगा, हम सब घर में बैठ के मिठाइयाँ पटाखे सब फोड़ रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे। ये लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं केवल और केवल हमारी सुरक्षा के लिए। और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इन्हें क्या क्या नहीं कहते हैं, किन किन नामों से नहीं पुकारते, मैं उस यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि उचित नहीं लगता है। बट मैं आपको बताऊं कि लोग ना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उस चीज़ की, है ना। आप ये समझो कि मतलब 100 लोगों का झुंड है, उसमें से 20 अगर खराब भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 लोग खराब हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, ठीक है। तो अगर इनके प्रशिक्षण अच्छे से किया जाए, स्पेशली एथिकल सेंस, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएं, ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो, तो भाई पुलिस को हमारे अपने अंदर के लोगों से हमें डील डील करनी है। तो ऐसे में उनके प्रशिक्षण ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। समाज की सेंसिटिविटी को उन्हें समझना चाहिए। मानवाधिकार व कानून का पालन करना, ठीक है। चौथा स्तंभ ये है। डी रेडिकलाइजेशन एंड सामुदायिक सहभाग, युवा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो जिहाद के नाम पर किसी व्यक्ति को बहकाया जाए, है ना, किसी व्यक्ति को जान न्यौछावर करने के लिए, भाई तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हें इतने हूर मिलेंगी वहां पर, भाई यहाँ तो तुम्हें कोई मिला नहीं, वहां तो क्या ही मिलेगा तुम्हें कोई, है ना। 75 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, 80 हूरें मिलेंगी, दूध शहद की नदियों में तुम नहाओगे। अरे गधे, यहाँ तो तू नहाया ही नहीं है, 10 दिन हो गए हैं तुझे नहाए हुए, वहां कौन निला देगा तुझे, मूर्ख, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि माइंड जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, उनके जैसा हो जा रहा है। माइंड को पूरे तरीके से क्या कर दिया है, एकदम जिहादी टाइप बना दिया है कि नहीं, अगर मैं इनका कत्ल करूंगा तो इससे मुझे ये लाभ होगा, ये कत्ल करूंगा तो मुझे जन्नत नसीब होगी। तो फिर आर्मी की जो गोली है, हमारी इंडियन आर्मी की, वो माथों के बीचों बीच लगती है, उसके बाद सीधा जन्नत नसीब हो जाती है। फिर जो जहन्नुम और दोजख हैं वो सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसको अच्छा रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, उसको एजुकेशन बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, उसको स्किल बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, रोजगार वगैरह ये सब दे दो, पूरा टाइम बिजी रहेंगे बढ़िया से, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुफिया साझेदारी, प्रत्यर्पण और कानूनी सहायता, ये भी। पुनर्वास और लचीलापन, नागरिक प्रशासन, एनजीओ और समुदाय की भागीदारी भी होनी चाहिए। तो ये हैं वो 7 स्तंभ जिसके आधार पर आतंकवादी समग्र रणनीति के प्रमुख स्तंभों में से ये हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जैसे हम प्रहार की बात करते हैं, तो प्रहार क्या है, जैसे हम प्रहार की बात करें, जैसे अमेरिका अमेरिका चलो मैं बता देता हूं। अमेरिका की रणनीति यूएस नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर काउंटर टेररिज्म 2018 अधिक विस्तृत है। ऐसे ब्रिटेन ने कॉन्टेस्ट 2023 रणनीति में 4 स्तंभ, प्रिवेंट यानी कि रोकथाम, आतंकियों का पीछा करना, ठीक है, प्रोटेक्ट सुरक्षा मजबूत करना, और प्रिपेयर नुकसान कम करना, ये ब्रिटेन की पॉलिसी है। तो हमारे यहाँ पर जो 7 स्तंभ हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर 7 पिलर्स हैं, ठीक है,
वो जो प्रहार है, प्रहार का मतलब पहला मतलब है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब है रोकथाम, कि भाई आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए। रोकथाम का मतलब आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए, कैसे? खुफिया जानकारी से, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी से, तकनीकी सर्विलांस से, ठीक है। प्रहार, फिर उसके बाद यहां पर बात आती है आर की। आर मीन्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया में मतलब कैसी होनी चाहिए? एकदम तुरंत संतुलित होनी चाहिए, त्वरित होनी चाहिए, और त्वरित होने के साथ साथ चरणबद्ध तरीके से प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर क्या है? ए, तो यहां पर जो कैपेबिलिटीज हैं, एग्रीगेटिंग कैपेबिलिटीज है ना, यहां पर क्या होना चाहिए? एग्रीगेटिंग कैपेबिलिटीज। इसमें क्या होगा? इसमें है क्षमताओं का समेकन, सारी की सारी जो क्षमताएं हैं, क्षमताओं का समेकन, सारी की सारी क्षमताओं को एक साथ मिलना चाहिए। मतलब सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण हो, उन्नत हथियार और तकनीक आए, उसके अलावा साइबर सुरक्षा क्षमता बेहतर हो और बेहतर प्रशिक्षण हो। इन चारों चीजों को अगर मिला देते हैं तो वी कैन से कि भाई यहां पर प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेटिंग कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ इज ह्यूमन राइट। फोर्थ इज ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट को हिंदी में कहते हैं मानवाधिकार, मानवाधिकार, ठीक है। मानवाधिकार, मानवाधिकार मतलब विधि, जो भी आतंकवादी के प्रति या जो आतंकवादियों के प्रति हम कार्यवाही कर रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ के आधार पर हो, ठीक है। मौलिक अधिकारों का सबका सम्मान हमें करना चाहिए। कारणों को कम करना, एटेन्यूएटिंग कंडीशन, ठीक है। कारणों को कम करना, एटेन्यूएटिंग कंडीशन, कारणों को कम करना, कारणों को कम करना, अटेन्यूएटिंग बेसिकली आपका कंडीशंस। तो शिक्षा, जागरूकता, भाई यही तो कारण है। भाई शिक्षा जागरूकता फैला दो, कम हो जाएंगे। रोजगार, सामाजिक सहभागिता और युवाओं का सकारात्मक मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर अलाइनिंग एफर्ट, अलाइनिंग एफर्ट, अलाइनिंग एफर्ट का मतलब कि प्रयासों का संरेखन होना चाहिए। क्या? प्रयासों का संरेखन होना चाहिए। प्रयासों का क्या होना चाहिए? संरेखन होना चाहिए। मतलब प्रत्यर्पण संधि, भाई हमें कोई आतंकवादी है उसको प्रत्यर्पण करना या हमारे यहाँ बुला लेना उसको, उसको बेसिकली जेल में रखना। संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश और खुफिया जानकारी का साझाकरण होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे तो इंटरपोल इसी चीज पर काम करता है, ठीक है। रिकवरी एंड रेजिलियंस, ठीक है। रिकवरी एंड रेजिलियंस, रिकवरी, रिकवरी का मतलब है कि कैसे भी करके पुनर्वास, है ना, और लचीलापन, यानी मतलब एनजीओ की भागीदारी, समुदाय भागीदारी, धार्मिक नेताओं की भूमिका, प्रभावित लोगों का पुनर्वास। तो समाज को हमलों के बाद जल्दी से उबरने में इससे क्या मिलती है? काफी क्षमता मिलती है। तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये है प्रहार। ये कौन सी पॉलिसी है? प्रहार पॉलिसी है। देखो सुप्रीम कोर्ट का ये एडिटोरियल आया आज, ये कहां पर आया है? बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया है। तो सिंपल सी बात ये समझो कि एडिटोरियल ये कह रहा है, आपको विवाद तो कल मैंने बता ही दिया था। ये एडिटोरियल सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई आप ये समझो कि न्यायपालिका अन्य संस्थानों की आलोचना और जांच के दायरे में आना, ठीक है। बेसिकली अगर आलोचना हो रही है उसके बाद कोई पेज जो है एनसीईआरटी से हटाया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में संस्था पूर्णतः निष्कलंक या प्रश्न जो है उसके ऊपर नहीं उठने चाहिए, मतलब उठने चाहिए। बट आप ऐसे समझो कि मान लो 8th क्लास की एनसीईआरटी है और उसमें आलोचना अगर किसी चीज की हो रखी है तो न्यायपालिका से जुड़े भ्रष्टाचार, लंबित मामलों की अगर पुष्टि वहां पर कर रखी है और ऐसे हमें
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के ऐसे बहुत सारे आर्टिकल, समय समय पर ऐसी जुडिशरी की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है जहां पर पेंडेंसी के साथ जो केसेस हैं उसमें भ्रष्टाचार भी हमें देखने को मिलता है। जैसे सुमित्रा सेन फेमस केस था 2011 का, मैंने कल आपको बताया। तो ये अगर इस टाइप से चीजों को हटवाया जा रहा है तो ये बचना है, समस्याओं से बचने की प्रवृत्ति है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेखक जो है वो ये कह रहा है कि भाई एक ना इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। तुम्हारी अगर कोई आलोचना कर रहा है, विरुद्ध, अगर उच्च न्यायालय के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, इसके विरुद्ध अगर शिकायत हो रही है, ठीक है, तो इसका एक स्वतंत्र तंत्र होना चाहिए। पूरे तरीके से एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का अभाव है, होना चाहिए। ठीक है, क्यों? जुडिशरी में कुछ इश्यू नहीं हो सकते क्या? विधायिका में है, कार्यपालिका में है, यहां नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका में आंतरिक जांच प्रक्रिया जो है वो होती है। मैंने कहा था ना कल भी, जस्टिस वर्मा केस में क्या चला था? इन हाउस प्रोसेस। क्या चला था? इन हाउस प्रोसेस। और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो इन हाउस प्रोसेस है ना, इसकी वजह से पारदर्शिता नहीं है। क्या नहीं है? पारदर्शिता नहीं है। इन हाउस प्रोसेस की वजह से पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, और न्यायाधीशों के खिलाफ कार्यवाही का तरीका जो है वो संवैधानिक महाभियोग व्यवहार में अत्यंत बहुत ज्यादा कठिन है। तो जो भी न्यायाधीशों के खिलाफ हम कर रहे हैं वो बड़ा ही कठिन मामला है। मतलब कि भाई एक आध केस में मामला पहुंचता है लोकसभा राज्यसभा तक। जस्टिस वर्मा केस में कौन सा उनको निकाल दिया अब तक? इन पे तो इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, कौन सा निकाल दिया है? तो इससे सार्वजनिक भावना और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। यदि जनता का विश्वास कमजोर होता है तो न्याय व्यवस्था की जो नैतिक शक्ति है वो भी कमजोर होती है ना? इसलिए भ्रष्टाचार की व्यापक परिभाषा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें पक्षपात, हितों का टकराव, ठीक है, और अधिकारों का दुरुपयोग, निर्णय लेने में अपारदर्शिता, ये सारी की सारी चीजें दिखाई देती हैं जो जुडिशरी में इश्यूज हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें कल मैंने जो, अगर कल की क्लास देखी है तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना? सुमित्रा सेन केस, वी रामास्वामी केस, है ना, सब मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। चलिए, वाई बिल्डोजर थ्रेटन ड्यू प्रोसेस। देखो हो क्या रहा है, इस आर्टिकल की मेन बात क्या है? ये आर्टिकल ये कह रहा है कि आप हमें ये बताइए कि एफआईआर हुई यूपी में, उसके बाद किसी का घर तोड़ दिया आपने, अगले दिन बुलडोजर ले जाके, और बुलडोजर बाबा और ये सब फेमस हो गए। ठीक है, बुलडोजर कार्रवाई मतलब अपराध के आरोप लगने के तुरंत बाद संपत्ति को गिराना, क्या सही है? क्या ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है? ठीक है, क्या प्रशासन को दंड देने का अधिकार है? क्या यह अधिकार न्यायपालिका का नहीं? क्या यह अधिकार न्यायपालिका का नहीं है ना? तो यहां पर इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत घर तोड़ दिया गया, संवैधानिक प्रक्रिया का इसमें उल्लंघन हुआ। तो आप एक बताइए कि तरीका क्या होता है? मान लो किसी के ऊपर आरोप लगा, तरीका क्या है? आरोप लगा, उसकी जांच हुई, ठीक है, जांच होने के बाद उस पर सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद उस पर जो भी न्यायिक निर्णय है वो लिया जाएगा। यस और नो? निर्णय लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? और फिर उसके बाद अगर वो दोषी है तो उसको दंड दिया जाएगा। ये एक सिंपल प्रक्रिया है। लेकिन यहां तो आरोप लगते ही, एफआईआर होते ही क्या कर दिया जाता है? घर तोड़ दिया जाता है। क्या आपने इस घर को बनाया था? क्या यह प्रक्रिया सही है? क्या यह संवैधानिक है? क्या व्यक्ति के मानवाधिकारों का आपने हनन नहीं किया है? क्या आपने आर्टिकल 21 का हनन नहीं किया है क्या? तो आरोप लगते ही कार्यवाही करना, नोटिस, बिना नोटिस के, सुनवाई के बिना उसका घर गिरा देना, प्रशासनिक कार्यवाही को दंड के रूप में बदल देना, यह हस्तक्षेप है प्रशासन का। कहां पर? न्यायपालिका में। तो इससे इससे क्या केवल आरोप के आधार पर संपत्ति गिराना ठीक है? क्या संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं है? ये अपराध सिद्ध करना न्यायालय का काम है, प्रशासन का नहीं है। अन्यथा यह निर्दोषता की धारणा को नष्ट कर देता है।
ठीक है, तो यहां पर इससे होता क्या है, इससे इशू क्या आएगा समाज में, और इससे इशू क्या आएगा, समस्या क्या आएगी। सबसे पहला इशू आएगा कि नागरिक अधिकार कमजोर दिखाई देते हैं इसमें। नागरिक अधिकार कमजोर दिखाई देते हैं इसमें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रशासन को असीमित शक्ति, ये किसने दी, प्रशासन को असीमित शक्ति किसने दी इस बात के लिए। उसके बाद न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका वो क्या रह गई यहां पर, है ना। जनता का निष्पक्ष शासन, ठीक है, जनता का निष्पक्ष शासन पर जो विश्वास है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें इस टाइप की पॉलिसीज को ना अपनाकर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए। सबके फंडामेंटल राइट, संवैधानिक अधिकारों का जो हमारे मूल अधिकार हैं और मानव अधिकारों की हमें बेसिकली एक तरीके से कहें तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और बिना कोई प्रक्रिया, पहले होगा आरोप, आरोप के बाद जांच होगी, जांच के बाद सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद न्यायपालिका ये तय करेगी कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं, दोषी के आधार पर उसे दंड दिया जाएगा। अगर घर तुड़वाएगी तो न्यायपालिका तुड़ पाएगी, प्रशासन का कोई अधिकार उसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस हमें अक्सर यूपी में देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल था ये। तो यहाँ पर आपके इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू के 5 आर्टिकल जो है मैंने यहाँ पर कवर किए, जो कि अपकमिंग यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेहद जरूरी है। तो इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर की क्लास में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं उसको सही तरीके से जवाब दे पाऊँ उसका। थैंक यू।